हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा था डिटरमिनेंट चैप्टर 4 के अंदर, और उसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम लोगों ने PYQ लेके आए हैं, जिसमें डिटरमिनेंट के PYQ जितने भी है ना CBSE बोर्ड के, वो सारे क्वेश्चंस को लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे बोर्ड में भी उससे अलग क्वेश्चन आएंगे। तो आज का सेशन, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं या किसी अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसी टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आज के सेशन में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो इस PYQ के भी हम 3 लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर टाइप। तीनों को हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। उसके साथ आपका ये पूरा PYQ कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है CBSE सैंपल पेपर 2021 का। ये 2021 का पेपर का क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि लेट A इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। खास तौर पे ध्यान रखने वाली बात ऑर्डर है इसका 3। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू है -7। क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A11 A12 A22 और A23। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे 21 कर दीजिए आप, 21। ठीक है, यहाँ पर 21 हो जाएगा। वेयर AIJ इज अ को फैक्टर एलिमेंट ऑफ AIJ। जो ये कैपिटल AIJ है ना, वो इस एलिमेंट AIJ का को फैक्टर है। इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने माइनर को फैक्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट नोट बताया था। किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है कि किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट का और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट का सम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है। बट अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 0। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है। अगर आपने या आपको वो माइनर कोफैक्टर नहीं आते हैं तो आप वीडियो के इस साइड लेफ्ट में आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक करिए और वहां से जाकर माइनर कोफैक्टर वाला जो मेरा टॉपिक है तो जरूर देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि वो आपको माइनर कोफैक्टर समझ में आ जाए। फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमको वैल्यू निकालनी है A11 कैपिटल A21 प्लस A12 और कैपिटल A22 की प्लस A13 और कैपिटल A23। और इसका आंसर क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो इसमें एलिमेंट लिया है ना, वो एलिमेंट तो ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट रो के, दिख रहा है सबका सेम है। ये एलिमेंट तो कौन से रो का है? फर्स्ट रो के सारे। और को फैक्टर जो लिए है ना A22 A21 A22 A23, तो को फैक्टर जो हमारे सारे लिखे हुए हैं, आप बोलोगे सर ये हैं सेकंड रो के। और अभी आप बोलोगे हमने तो पढ़ रखा है कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का उसी के कॉरेस्पेंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है। बट अगर उसको किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट से प्रोडक्ट करे, एलिमेंट को किसी दूसरे या रो या कॉलम के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम करें तो आंसर 0 आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। होप के समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो ये है। 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2019 का। इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी, A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। तो आप बोलोगे कि सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में हमने ये जाना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मतलब मुझे डिटर्मिनेंट ए निकाल लेना चाहिए, डिटर्मिनेंट बी निकाल देना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालोगे?
तब आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ए निकालने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ लिखना है 0, -1, 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी 3, 5, 0, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 माइनस इससे मल्टीप्लाई 0, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इससे मल्टीप्लाई 0। आप बोलोगे सर ये तो हो गया पूरा 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। यही हमारा है। हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू Aij इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट A is equal to -15 and Cij represents the cofactor of Aij। अब यहाँ पर जो कोफैक्टर है ना हमारा वो Cij है, Aij नहीं है, Cij। Aij भी कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, Cij भी आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A21, C21, A22 और C22। आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है A21, C21 प्लस A22 और C22। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एलिमेंट लिखा हुआ है ना वो एलिमेंट सेकंड रो के हैं। क्लियर दिख रहा है? कैसे मालूम पड़ता है? ये दोनों सेम दिखेंगे आपको। देखो ये सेम है, ये सेम है, तो एलिमेंट तो सेकंड रो का हो गया। और कोफैक्टर भी देखो आप ध्यान से, तो वो भी सेकंड रो के हैं। तो किसी डिटर्मिनेंट के अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम कर दिया जाए तो आंसर क्या देता है? वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मीन्स डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? आप बोलोगे -50। आंसर कितना हो गया इसका? -50। बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर CBSE सैंपल पेपर 2018 का है। इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 3 है और डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू भी 3 है। और A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू डिटर्मिनेंट 3 है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B पूछा गया आपसे। A और B दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ A एंड B वो दिया हुआ है 3 और इस ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। n हमारे को मिल गया कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 3। ये आ गया दोनों का ऑर्डर। अब आपको और क्या दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 है और डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 3 है। आपसे किसका वैल्यू मांगा गया है? 3 ऑफ डिटर्मिनेंट AB। तो आप बोलोगे कि सर ये जो कांस्टेंट है ना डिटर्मिनेंट में बाहर आता है, जब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब कभी भी k इंटू डिटर्मिनेंट को बाहर लेंगे तो ये बाहर आके क्या बनेगा? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसा बनता है। n क्या होता है? इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बाहर आके 3 की पावर n, n माने क्या है? ऑर्डर। वो कितना हो गया? 3। और ये दोनों मैट्रिक्स जो AB डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है वो बनेगा डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 इंटू डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 और डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 आई थिंक 54। और 54 का मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे आप। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। तो ये हमारा आंसर आ गया 160। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया बहुत ही आराम से, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो। इसीलिए आप मेरे डिटेल लेक्चर को अगर नए जुड़े हैं चैनल पे तो जाइए और वहां से जरूर देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। वहां से जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उसके बाद आपको PYQ के किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे PYQ के आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 के अंदर। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू।
तो पहले तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आप जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के भी मैंने 3 मेथड पढ़ाए हैं, सारस रूल, एक्सपेंडिंग रो और कॉलम, और बगुला मेथड। तीनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं रो वाइज एक्सपेंड कर देता हूँ। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो ये कॉलम और रो कैंसिल, का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो हो गया इसका। और माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में आएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1। ये हो गया। फिर -1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो ये कॉलम रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इस 1 का इसके साथ, तो -1। फिर +1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे इस एलिमेंट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो ये क्या आएगा, 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 का साइन थीटा का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, और ये माइनस में क्या आ गया हमारे पास 1। फिर इसके बाद ये +1 या -1 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कॉस थीटा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये साइन थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, +1 और ये -1 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा होता है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास 1। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब आप बोलोगे सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो जो हमारा आंसर आएगा ना, आंसर क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1, इट मीन्स 1/2। और ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसकी वैल्यू 1, और 1 इंटू 1/2, तो आंसर हमारा हो गया 1/2। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये वैल्यू गिवन है, राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 8, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, इसकी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए आप। तो जैसे आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पर सबसे पहले आप एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -x² -1। फिर माइनस साइन थीटा के लिए आप सॉल्व करेंगे, तो साइन थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का x इंटू साइन थीटा, फिर माइनस इससे होगा तो कॉस थीटा। उसके बाद इस कॉस थीटा के लिए जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस का आएगा कॉस थीटा, और ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई -x कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस का x कॉस थीटा। और इन सब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई -x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लाई प्लस में x कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में क्या गिवन है 8।
अब आप बोलोगे कि सर ये देखो, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का और ये माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। और इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसके बाद ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। और अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों में से है ना साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो आपको अंदर दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। और इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो मतलब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये दोनों भी क्या हो गए यहाँ से कैंसिल। तो ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो हमारे को यहाँ से माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई है। तो मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई है -8। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, तो आप बोलोगे सर -2। ये हमारा फाइनल आंसर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है, और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। इफ a इज इक्वल टू दिस देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट a21 ऑफ इट्स सेकेंड रो। सेकेंड रो में जो एलिमेंट a21 है ना उसका कोफैक्टर लिखना है। तो अब आपको ये मालूम होगा कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब जो Cij होता है, Cij वो होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। ये कोफैक्टर होते हैं। तो अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो मतलब C21 का कोफैक्टर निकालना है, तो वो होगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। M21 क्या होगा, माइनर। तो -1 की पावर 3 तो हो गया माइनस, और माइनर M21 का माइनर निकाल रहे हैं। M21 माने फर्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। ये रहा सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, बच गए क्या एलिमेंट, 6 -3 -7 और 3। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, ये +21, तो यहाँ हो जाएगा -21। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3। -3 आएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपको देख पा रहे होंगे, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है ये, और कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी ये है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, आप बोलोगे -1 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई 6, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई -3, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से हो जाएगा ये प्लस का 3। तो आंसर कितना हो गया, आप बोलोगे ये तो हो गया सर -7 और ये हो गया 4, तो आंसर आ गया -28। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फटाफट क्वेश्चन बनते हैं। और आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली इसी टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ रहे हैं। तो अभी भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज पूरी है कि इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तो आप लगातार सिर्फ और ये वीडियो देख के भी आप चले जाएंगे ना एग्जाम में। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो देख के भी चले जाएंगे तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन रहने वाले नहीं है। इसलिए बहुत केयरफुल होके पूरी लेक्चर को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इन इंटरवल π/2 x इज ग्रेटर देन π/2 और x इज लेस देन पाई, यानी x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। आपको इस इंटरवल में बताना है कि मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर। और क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। अब आपको पता होगा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है, ये बात पता होना चाहिए कि इफ ए is if a square matrix A, if a square matrix A is singular,
देन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर दो, ये हो जाएगा 2 sin x 3 1 और 2 sin x इक्वल टू 0। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे को मिलेगा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से sin x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस √3/2। और हम बात कर रहे हैं सेकेंड इंटरवल की, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। प्लस का होता है, इट मीन्स हम ये जो -√3/2 आ रहा है उसको नहीं लेंगे, प्लस वाले को लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा sin x इज इक्वल टू √3/2। पर मुझे आंसर क्योंकि π/2 से पाई के बीच में देना है, क्योंकि x की वैल्यू मेरा π/2 से पाई के बीच में है, तो अब जरा मुझे आप बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में सर √3/2 साइन की वैल्यू होती है 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं 2π/3। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? 2π/3। आप 60 डिग्री नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि गलती सिर्फ यहाँ यही होगा कि हम इस इंटरवल का ध्यान ना रखें, बाकी कहीं गलती होने की संभावना नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो हमने प्लस की वैल्यू लिए, और क्योंकि आंसर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में देना है इसीलिए मैंने 2π/3 लिखा है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट से गलती क्या होती है, ये लगभग जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत काम का है, ना कि केवल सीबीएसई के लिए। क्वेश्चन जरूर सीबीएसई के लिए है, पर हर बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, और लगभग सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस किसी बोर्ड का अलग नहीं है, तो सबके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। इसीलिए आप अगर सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड के बच्चे भी हैं तो आपको पूरा देखना चाहिए, आपके बहुत काम का है, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम जब एग्जाम में आते हैं तो मेजरली बच्चा क्या गलती करता है, वो इसको मैट्रिक्स के जैसा ट्रीट कर लेता है, जो कि गलत है। और वो क्या करता है, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? सेम। तो वो इनको कंपेयर कर लेगा तो एक्स की वैल्यू 3, या इसको कंपेयर करेगा तो एक्स की वैल्यू बोल देगा 3, जो कि गलत है, ऐसे नहीं होता है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके आंसर लाएंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2x² -40 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 18, माइनस इससे करेंगे तो माइनस का 14, और इसको बना देगा +14। तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा मिलके आई थिंक 32 हो गया, और ये माइनस का 40 इधर आके +40 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? तब आप बोलोगे सर इधर 2x² बचेगा। अगर इधर 2x² बच रहा है तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 32 + 40, 32 + 40 हो जाएगा आई थिंक 72, 72/2 इट मीन्स 36। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ±6, और ये हमारा आंसर था। जबकि हम आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या लेके आए बैठे थे? 3, जो कि गलत था। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम यहाँ भी दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम दिया हुआ है। तो अब दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर सेम दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस है, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 12x का माइनस से मल्टीप्लाई होगा -14, इस माइनस के कारण +14 का मल्टीप्लाई 32, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x, और इधर क्या होगा 32 - 42 -10, और ये 14 जो प्लस का उधर जाके ये भी माइनस का, तो ये हो गया -24, और इधर हो गया 12x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, यही हमारा आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में
क्वेश्चन वाले ने बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता लगा के बतानी है क्या होगा। तो सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आराम से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे। क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। 2 × 2 का है तो पी का पी से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पी स्क्वायर, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो p - 1 इंटू p+1, ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब ये हो गया पी स्क्वायर माइनस इनको मल्टीप्लाई करो आप, तो a+b और a-b के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे ये, और ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस माइनस +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ गया, 1। तो आंसर हो गया इसका 1। बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये दोनों इक्वल है तो इनसे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 2 इंटू x+1 इंटू x+3 इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15, तो ये हो गया 15। सॉल्व करो इसको, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इंटू इनका मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 3 माइनस 15 माइनस 12 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2x माइनस 8x माइनस 6x होगा, और ये माइनस का जो 6 है ना वो उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 6। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 6, इस माइनस 6 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमारा, देखिए दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना आराम से बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें, ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, और ये दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है। इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल है, आप क्या करेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए और कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा x+1 इंटू x+2 माइनस इसका मल्टीप्लाई x-3 x-1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा 12 माइनस इससे करेंगे तो -1, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये +1। मल्टीप्लाई करो इसका, तो जब आप इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई करने पर दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x+2 आ गया, माइनस इनका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो रहा है x स्क्वायर माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 13। अब इनको ज़रा सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 13। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x। अब बोलोगे सर ये तो हो गया 7x, इम्प्लाइज ये 2 माइनस 3 -1 होगा, 2 माइनस 3 जो -1 है वो इधर आके +1 हो जाएगा, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा 14। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बहुत आराम से सॉल्व हो रहे हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, राइट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32। अब A32 का कोफैक्टर पूछा है, तो एलिमेंट A23 का कोफैक्टर क्या होगा, C32, और C32 क्या होगा -1 की पावर 3 + 2 M32। तो अब सोचो -1 की पावर 5 माइनस आएगा, और 32 एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो का सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकाल दो, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, एलिमेंट बच गया 5 2 8 1, इसका माइनर निकालोगे तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई, 5
माइनस 2 का 8 से मल्टीप्लाई 16, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आएगा 11, -11 का माइनस से मल्टीप्लाई होकर +11, तो आपके पास आंसर हो गया C32, यानी जो आपका कोफैक्टर था वो आ गया 11, ये आपका आंसर हो। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन वाला ये कह रहा है आपसे कि aij is the cofactor of the element small aij of the determinant, this determinant, then write the value of a32 and a32, small a32 into capital A32। तो देखिए आराम से वैल्यू निकाल लेते हैं, a32 इंटू कैपिटल A32, तो बोलोगे ये तो कोफैक्टर है और ये एलिमेंट है, a32 कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट होगा, a32 तो आ गया 5, और आपको ये कोफैक्टर दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 + 2 इंटू माइनर, अब माइनर इसी का निकालना है तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 8 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अब बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 30, 8 - 30 तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू -1 इंटू 8 - 30 कितना होगा, -22, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, 22 1 जा 22, 22 5 जा 110, तो ये आपका आंसर आ गया 100। बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 है, जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या रहेगा, 0, इसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू काट दो आप, ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में 2x और इधर x और इधर x - 2 इक्वल टू 0। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स - 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x² इक्वल टू 0। अब इनका करो मल्टीप्लाई, तो बाहर 2, इसका इससे मल्टीप्लाई x², इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो हो जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस प्लस का x, तो -x आ जाएगा, और 1 का -2 से मल्टीप्लाई -2x² इक्वल टू 0। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² - 2x माइनस का 4 और -2x² इक्वल टू 0, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ से -2x की वैल्यू मिल गई है 4, -4 इधर आके +4 हो गया, ये -2 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत आराम से हमने इस सिंगुलर मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें भी यही कह रहा है क्वेश्चन वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स दिस इज अ सिंगुलर, तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या पहचान है, आप बोलोगे सर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0, तो यहाँ से क्या होगा डिटर्मिनेंट 2x 4 x + 2 3 और इसकी वैल्यू 0, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x + 8 इक्वल टू 0, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x - 4x - 8 इक्वल टू 0, 6x - 4x 2x -8 इक्वल टू 0, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल प्रॉब्लम्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अब कुछ एडजॉइंट्स के प्रॉब्लम की तरफ हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, कि गिवन दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, माने n की वैल्यू, तो इसमें n माने ऑर्डर और वो कितना गिवन है 3, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है -4,
क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा आपसे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो हमने एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने पूरा एक बहुत शानदार सा लेक्चर एडजॉइंट पे बनाया है जिसमें हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी और उसका प्रूफ भी पढ़ा था। टोटल 7 प्रॉपर्टी को मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो अगर आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं आता तो एटलीस्ट उस वीडियो में जाके उन प्रॉपर्टी, जो 7 प्रॉपर्टी हमने लिखी है ना, कम से कम उनको लिख के याद कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो छोटे मोटे 1 मार्क्स के प्रॉब्लम आएंगे वो आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आप वहां से जरूर उनको पढ़ लीजिए। तो चलिए आइए एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। ये हो जाएगा -4 की होल पावर 3-1। ये हो जाएगा -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 कितना होगा, 6। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया। बहुत आराम से हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आप लोगों का एडजॉइंट क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एडजॉइंट ए होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं। तो जैसे मैं C11 की बात करता हूँ, तो C11 की अगर हम बात करेंगे तो ये एलिमेंट होगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, आंसर क्या आएगा 3। फिर C12 की बात करेंगे, पता है इन दोनों का सम करने पर कैसा आ रहा है, ऑड नंबर, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 होगा तो वो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, -1 की पावर 1 + 2, और C12 ये वाला एलिमेंट होगा, ये रो कॉलम कैंसिल, क्या आ गया 4। के बाद C21 की बारी आएगी, तो इसमें भी क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, और ये वाला एलिमेंट है C21, तो ये कॉलम और रो कैंसिल, क्या आ गया इसका आंसर, -1। ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मुझे लगता है -4 हो गया ना। तो सॉल्व करोगे तो ये -1 का -1 से मल्टीप्लाई +1। फिर C22 की बारी होगी, ये वाला एलिमेंट, कॉलम रो कैंसिल, ये कॉलम और रो कैंसिल, क्या आ गया 2, और इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 की पावर 2 + 2 + 1 ही होगा। तो हमारे पास को फैक्टर आ गए। तो एडजॉइंट क्या होगा, आप बोलोगे सर एडजॉइंट होते हैं जो भी आपने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाला है ना, उसका ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा C11, C12, C21, C22। सबकी वैल्यू मालूम है, इसमें वैल्यू भर दो। C11 की वैल्यू 3, C21 की वैल्यू -4, के बाद C12 की वैल्यू 1, फिर C22 की वैल्यू 2। तो ये आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए, यही हमारा आंसर। वैसे तो 2 × 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, इन दोनों को आपस में चेंज और इनके साइन चेंज कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है ना, 2 × 2 की मैट्रिक्स में, तो वो मैंने आपको एडजॉइंट जब पढ़ाया था तब मैंने उसमें सिखाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फॉर ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स। ये ऑल इंडिया 2020 का क्वेश्चन है, आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप कहोगे सर, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 3 -4 1 -1। जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई, -3 माइनस इससे करेंगे तो -4 तो बना देगा +4, दैट इज 1। और ये 1 0 नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब आप ए इनवर्स निकालेंगे। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, एडजॉइंट। और 2 × 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत सिंपल है, ये आपको मैंने बता रखा है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 3। इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, इन एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना है। जो -4 है वो +4 हो जाएगा, और जो 1 है वो किसका हो जाएगा, -1। ये आ गया एडजॉइंट। ए इनवर्स क्या होगा, आप बोलोगे सर ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1।
और 1 से डिवाइड करने पे एडजॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा -4 -1 3। ये हमारा आ गया एडजॉइंट, ये इनवर्स आ गया, और यही मुझे फाइंड आउट करना था, इसलिए ये मेरा आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21 की तरफ चलते हैं। और 21 नंबर प्रॉब्लम में क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या बोला है कि इफ फॉर एनी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम ये जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है, ये हम जानते हैं। आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए ना, इसको उठा के इसकी जगह लिख दीजिए। तो इसको उठा के जब मैं इसकी जगह लिखूंगा तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 8008। अब आप बोलोगे कि सर इस मैट्रिक्स में से 8 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, 8 जैसे ही कॉमन लिया ये 1001 बन गया। फिर अब आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू 8, और ये भी आई होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो इस कंपेयर करने से हमारे को डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, और यही हमारा, देखिए आराम से हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कर लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ा था, अब मैंने इसके बारे में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। आप उसको जाके उस फ्लो चार्ट को जरूर याद कीजिए, आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से वो वहीं से आएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा। वो आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा कि हर बार सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही मेजर क्वेश्चन बनते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर जरूर देखना, आप उसको मिस बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, आपके बहुत काम का है। तो आइए इसको करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब उसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और फिर डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, तो जो हमारे पास ये वेरिएबल दिए हुए ना उनके कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो बनाइए एक्स वाई जेड के मैट्रिक्स को फैक्टर का डिटर्मिनेंट, तो हो जाएगा 1 1 1। यहाँ से एक्स वाई जेड के को फैक्टर क्या आने वाले हैं 2 1 -1। यहाँ से क्या आएगा 3 2 के, और ये नॉट इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 के लिए किया, ये कॉलम और रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई ए -2 होगा तो ये +2 हो गया। फिर -1 के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए कॉलम और रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2k माइनस इसका मल्टीप्लाई -3, यहाँ आ जाएगा +3। फिर +1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 4 -3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से तो क्या होगा ये k +2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k -3, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 -3 1 1 इंटू 1 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो तो ये k -2k, k कितना होगा -k, फिर 2 और ये 1, 2 और 1 3, 3 और -3 कैंसिल हो गया, तो -k नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स k नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ गई, वो कंडीशन आया कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन आ गई, k नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं आगे। ये यहाँ पे ध्यान रखना है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चले आ जाइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है और इसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करो। तो डिटर्मिनेंट ए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट 5 2 7 3, करो मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई 15 -14 कितना आएगा 1। और आपसे क्वेश्चन वाले ने मांगा क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, का मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर, इसका ऑर्डर क्या है 2, तो 2 -1,
और इसकी वैल्यू 1, तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी उन्हें बहुत आराम से कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम 23 और 24 और 25 है, जिसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब आपको पता है कि हमने एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए गिवन है 64, ये गिवन है 64, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। n क्या होता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3, इसका मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। अब आप बोलोगे इससे डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस। यहाँ पे ध्यान रखना दोनों वैल्यू लिखना जरूरी है, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, इसीलिए प्लस में भी आएगा और माइनस में। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक बात है। चलिए तो इसीलिए आंसर क्या होगा प्लस माइनस 8। यहाँ आ जाओ, राइट ए इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए इनवर्स निकालने से पहले क्या करोगे आप, पहले इसका डिटर्मिनेंट, अभी अपन ने पढ़ा था 2 1 5 3, 1 है 1 5 5 और 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1। ये आ गया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, जो कि 0 नहीं है, तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हम क्या करते हैं, अभी अगर ए इनवर्स निकाल लिया तब हम आते हैं अपने एडजॉइंट की तरफ। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था इन दोनों का आपस में चेंज और इनके साइन चेंज कर दो, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3 2 -1 -5। अब निकालते हैं इसका ए इनवर्स। ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो 1 आई है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडजॉइंट में। ये हमारा आंसर आ गया 3 -5 -1, और ये हमारा आंसर। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये जो क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन किए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हर प्रॉब्लम्स आ गई है 4th चैप्टर की, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आने की पूरी संभावना है। आई होप कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएं, ताकि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिल सके जिन्होंने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। कंप्लीट उनका तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगा, और वो बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पे पुराने हैं, लगातार देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही प्रॉब्लम लेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस डिटर्मिनेंट के PYQ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 3 लेक्चर में हम लोग इसके PYQ को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।